जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न का अगला सेट लेकर आया हूं। तो फटाफट सभी लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए एंड सभी लोग क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद लाइक और शेयर फटाफट दबा के कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन है आपके जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, बीबी गिरी या फिर बीडी जट्टी। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, सभी लोग आंसर देंगे। जितने लोग भी हैं क्लास के साथ जुड़ गए हैं कमेंट करते रहिएगा एंड जिन्होंने भी लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछे दोस्तों फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे तो सभी को पता है राधा कृष्णन। ठीक है, याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। अगर थर्ड की बात करें दोस्तों तो देखिए वीवी गिरी जो थे भारत के थर्ड उपराष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो याद रखिएगा दोस्तों जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ क्या हैं तो वर्तमान के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं तो याद रखिएगा 14वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें किस नंबर के हैं तो याद रखिएगा 15वें नंबर की ये हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास हल्दिया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह या फिर मुरगांव बंदरगाह। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिए एंड जितने भी नए लोग जुड़े हैं क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर दबा के कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, डायमंड हार्बर के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है तो याद रखिएगा हल्दिया बंदरगाह को। अगर आपसे पूछे कि ये बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये हार्बर स्थित है और किस नदी पर तो हुगली नदी, याद रखिएगा ये भी हुगली नदी पर ये बंदरगाह स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों कांडला बंदरगाह की तो कहाँ पर है तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में ये बंदरगाह स्थित है। मझगांव बंदरगाह कहाँ है तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र में ये मझगांव बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट और बंदरगाह है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और पोर्ट बंदरगाह कहाँ पर है तो मुंबई में है मझगांव बंदरगाह। और मुरगांव बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों तो याद रखिएगा ये गोवा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों की एक हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है। चलिए बताइए 60, 70, 50 या फिर 30। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित एक सूची की आवश्यकता होती है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 50। ठीक है, कितने प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची जारी होती है तो 50 लोगों की होती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो राष्ट्रपति चुनाव है इसकी प्रक्रिया को कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है तो याद रखिएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड किस देश के संविधान तो राष्ट्रपति चुनाव आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला कौन लेता है तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य और कौन लेता है तो याद रखिएगा दूसरा हो जाता है हमारा राज्य विधानसभाओं। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य।
इसके अलावा और कौन भाग लेता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा होता है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, तो जहाँ पे विधानसभा स्थित है कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली, ठीक है, पौंडीचेरी और एक नया राज्य कौन सा बना है, तो J&K, ठीक है। ये 3 जो राज्य होते हैं इसके विधानसभा सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के, और यूटी में दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर आता है, ये सभी क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सुपर वासुकी, सुपर वसुधा, वंदे भारत या फिर सुपर राजधानी। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिए। जिन्होंने भी दोस्तों लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है सुपर वासुकी इसका नाम है। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत रेलवे ने ही इस सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परीक्षण किया था। इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर लंबी है। और यह छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के बीच की दूरी तय की और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाई गई है। तो याद रखिएगा किस जोन के द्वारा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, इस जोन के द्वारा ये मालगाड़ी चलाई गई है। 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नाम है इसका सुपर वासुकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद में एक प्रकार का मंत्री नहीं है। ऑप्शन है राज्य मंत्री, संघ मंत्री, प्रत्यक्ष मंत्री या फिर उप मंत्री। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करें दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष मंत्री, जो कि मंत्री परिषद का एक प्रकार नहीं है। कौन कौन से हैं, तो देखिए राज्य मंत्री, संघ मंत्री, उप मंत्री, ये क्या है, तो मंत्री परिषद के प्रकार हैं। अगर हम सीरियल की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले संघ मंत्री हमारा आता है, उसके बाद देखिए जिसे हम कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री आता है, राज्य मंत्री, उसके बाद तीसरा कौन आता है, तो उप मंत्री आता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा मंत्री परिषद आर्टिकल 74, ठीक है, याद रखिएगा 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद आता है। अगला देखिए, लैक्टोबैलिसस नामक सूक्ष्म जीव एक है, बताइए, प्रोटोजोआ, जीवाणु, फफूंद या फिर शैवाल। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए एंड वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जो लैक्टोबैलिसस नामक सूक्ष्म जीव है, जो कि एक जीवाणु है जो मानवों के आहार नाल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा लैक्टोबैलिसस कहाँ पाया जाता है, तो मानव के आहार नाल में पाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, बताइए सबसे पुराना उच्च न्यायालय भारत का कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जो कोलकाता उच्च न्यायालय है दोस्तों भारत का सबसे पुराना यानी सबसे पहला कह सकते हैं या सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। अब भारत का ये पहला उच्च न्यायालय है। दूसरा अगर आपसे पूछे कि दूसरा उच्च न्यायालय कौन सा था दोस्तों, तो याद रखिएगा बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय भारत का दूसरा उच्च न्यायालय था। स्थापना कब हुआ था, तो 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना हुआ था। तीसरा अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा तीसरा मद्रास, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय तीसरा था भारत का। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 15 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है दोस्तों, ये चौथा उच्च न्यायालय भारत का, इसकी स्थापना हुई थी 1862 को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भारत के सबसे पुराने 4 उच्च न्यायालय हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी, तो 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्न में से किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है 5वीं, 4थी, 6वीं या फिर 3री। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। जो वर्धमान महावीर हैं उनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। और क्या थे ये, क्या थे? तो जैन धर्म के, याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें एंड अंतिम तीर्थंकर। याद रखिएगा अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के 24वें एंड अंतिम तीर्थंकर। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। ठीक है, तो याद रखिएगा ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली। याद रखिएगा वैशाली के कुंडल ग्राम कहाँ पर स्थित है ये, किस राज्य में? तो बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भूटान। चलिए फटाफट आंसर देंगे। एंड जिन्होंने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा श्रीलंका। जो महावेली गंगा है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा 6650 किमी। ठीक है, 6650 इसकी किमी लंबाई है नील नदी की। अगर हम बात करें दोस्तों श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है जयवर्धनपुरा कोटा। ठीक है, जयवर्धनपुरा कोटे इसकी राजधानी है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो एक देखिए सिंहली भाषा बोली जाती है, सिंहली, और एक हमारी जो तमिल भाषा, ये 2 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे। और इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। और इसका राष्ट्रीय फूल की बात करें श्रीलंका की, तो याद रखिएगा जो लिली होता है यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अंतरजी खेड़ा राजस्थान, रंगपुर गुजरात, चिरांद बिहार या फिर आहार राजस्थान। चलिए फटाफट आंसर देंगे, बताइए ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, इनमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा अतरंजी खेड़ा राजस्थान में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है अतरंजी खेड़ा। और ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और पुरातात्विक स्थल है, कौन सा नाम है? आलमगीरपुर। याद रखिएगा आलमगीरपुर, ये क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। ठीक है, अगला देखिए, कावेरी बेसिन भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक और में स्थित है। ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा केरल। जो कावेरी बेसिन है दोस्तों वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों कावेरी नदी की बात करें, इसका उद्गम कहाँ पर है? उद्गम कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे कहाँ पर स्थित है ये? तो स्थित है कर्नाटक में। याद रखिएगा इसका उद्गम है कावेरी नदी का। और इसे ही क्या कहते हैं कावेरी नदी को? तो दक्षिण भारत की गंगा। याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। याद रखिएगा 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बता दें दोस्तों कि कावेरी पर जो स्थित बांध है, ठीक है, कावेरी नदी पर बांध कौन सा स्थित है? तो याद रखिएगा बहुत ही फेमस है मेट्टूर बांध। पूछता है बहुत बार किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। अगर आपसे पूछे कि कावेरी नदी पर जलप्रपात कौन सा है? तो बहुत ही फेमस है
होगेन कलक, ठीक है, होगेन ककल, ठीक है, होगेन ककल ये जो है यहाँ पर कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत बार रिपीट होता है, 1564, 1587, 1568 या फिर 1563। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जितने लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, आप सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। गलत या सही देखिए करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं या कितना गलत कर रहे हैं। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। जो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर था जो उसको समाप्त कर दिया था 1563 को। अगर हम बात करें दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और अकबर के द्वारा ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा मनसबदारी जो प्रणाली थी इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। और अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही, याद रखिएगा दीन ए इलाही जो धर्म था इसकी भी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। और इसकी कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी, तो याद रखिएगा जो अकबर का एक मकबरा है, अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, ये सभी क्या बनवाया गया था, तो ये सभी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम क्या है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नॉर्मन बोरलॉग, सतीश धवन, MS स्वामीनाथन या फिर CNR राव। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। भारत में हरित क्रांति का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? क्या नाम है उनका हरित क्रांति के जनक का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम हरित क्रांति कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 1966 से 67 में हुई थी। और सेकेंड कब हुआ था, तो सेकेंड भी याद रखिएगा 1983 से लेकर 84 में दूसरी हरित क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है रेलवे, डेयरी, वानिकी या फिर खनन। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग इसका कि कौन सा है जो कि प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा रेलवे, ठीक है, जो कि प्राथमिक स्तर का भाग नहीं है। कौन कौन से कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के हैं। एक होता है प्रथम, एक हमारा होता है द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक एक हो जाता है हमारा तृतीयक, याद रखिएगा तृतीयक। ये 3 भाग हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। प्रथम क्षेत्र में देखिए कौन कौन से, तो याद रखिएगा कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना, ठीक है, मछली पकड़ना हो गया, मछली पकड़ना, ये सभी क्या आते हैं, तो प्रथम क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में बात करें तो विद्युत उपकरण निर्माण, ठीक है, विद्युत उपकरण निर्माण, ये क्या आते हैं, निर्माण, ये सभी क्या आते हैं, तो द्वितीयक में आते हैं। तृतीयक की बात करें दोस्तों तो देखिए परिवहन हो जाता है, बैंक हो जाता है, व्यापार हो जाता है, ये सभी क्या आते हैं दोस्तों, तो ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, बताइए कौन सा राज्य है जो उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार, ठीक है। कौन कौन सा राज्य साझा करता है, तो एक देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा एक और राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो कि उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन बिहार जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। अगर हम बात करें दोस्तों उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर स्थित है इसका, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। यहाँ के CM कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं। अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर तो गणेशी लाल, याद रखिएगा गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। और यहाँ पे विधान
सभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 147। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है डिब्रूगढ़, तेजपुर, धुबरी या फिर सिलचर। चलिए फटाफट आंसर देंगे दोनों, सभी लोग आंसर दीजिए। कौन सा शहर है जो बराक नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी डी, याद रखिएगा, ठीक है, सिलचर। ठीक है, कौन सा है बराक नदी के तट पर स्थित है? तो सिलचर स्थित है, जो कि बराक नदी अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम। ठीक है, कौन कौन से राज्य? तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम। मिजोरम और असम इन चारों राज्यों में बहती है और बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में बहने वाली इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 900 किलोमीटर तक बराक नदी की लंबाई है। इसके तट पर स्थित है सिलचर जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 वर्षों तक अलग अलग पेश किए जाने के बाद किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया और तब से एक साथ पेश किया जा रहा है? ऑप्शन है 2015, 2014, 2017 या फिर 2016। चलिए बताइए, 92 वर्षों तक अलग अलग पेश किया गया था रेलवे बजट और केंद्रीय जो आम बजट है, लेकिन उसको अब क्या कर दिया गया है? दोनों बजट को एक साथ पेश किया जा रहा है। तो आपको बताना है कब से। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 2017 से। 2017 से। और इसे मंजूरी कब मिली थी? मंजूरी कब मिली थी? याद रखिएगा दोस्तों, इसको मिली थी 21 सितंबर 2016 को। ठीक है, और पेश कब किया गया था? किसने? 2017 में पेश किया गया था। किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा अरुण जेटली के द्वारा पेश किया गया था। उसमें ये भारत के वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? ऑप्शन है माइकल फैराडे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल या फिर जे थॉमसन। चलिए फटाफट आंसर देंगे। और दोस्तों हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप सिंपली मैसेज करके 73 076 48 748 से हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, दिल्ली पुलिस ग्रुप से, जहां पे आपको क्लास के नोटिफिकेशन, उससे संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी आपको उस ग्रुप के माध्यम से दी जाएंगी। तो आप सभी लोग इस नंबर पर मैसेज करके इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? ऑप्शन है ECS, RTGS, NEFT या फिर URL। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। कौन सी है जो भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो राइट आंसर देखिए जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा URL। ठीक है, इसके अलावा देखिए ECS बैंकों द्वारा, RTGS भी बैंक द्वारा और NEFT भी बैंक द्वारा होती है। अगर हम URL की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो यूनिफॉर्म, याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, लोकेटर ये क्या है? तो एक वेब है, लिंक है जिससे वेब है URL। ठीक है, और ECGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये क्या होता है? ECS का फुल फॉर्म। और RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखिएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर BP सीतारमैया। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जो केंद्रीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? ऑप्शन है IRDA, सेबी, RBI या फिर DRI। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग।
कौन सी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, सेबी। ठीक है, ये क्या है? तो ये म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। सेबी की अगर बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज, याद रखिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई, याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। और किस समिति की सिफारिश पर ये लागू गया था? समिति की सिफारिश पर लागू किया, सेबी की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा नरसिम्हन समिति। ठीक है, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी अध्यक्ष, वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर दीजिए। जो तवा बांध है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, जो तवा बांध है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखिए, मुद्रा योजना में एम से क्या तात्पर्य है? माइक्रो, मनी, मॉनिटरी या फिर मैक्रो। चलिए फटाफट आंसर देंगे, कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने भी अभी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो मुद्रा योजना होता है उसमें एम से क्या तात्पर्य है? तो एम से तात्पर्य है माइक्रो। बात करें मुद्रा, ठीक है, MUD, मुद्रा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, एजेंसी, याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर आपसे पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है घोड़ा, रोइंग, मोटर कार या फिर साइकिल। चलिए फटाफट आंसर देंगे, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी रोइंग। याद रखिएगा, जो रेगाटा होता है एक प्रकार का नाव दौड़ होता है। ठीक है, और नाव के साथ कोई भी दौड़ हो, जैसे रोइंग बोट हो गया, क्या हो गया? तो रोइंग बोट हो गया, मोटर बोट हो गया, पैडल बोर्ड। ठीक है, ये सभी क्या हैं? तो रोइंग किया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही कहते हैं रेगाटा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर एमीटर। चलिए बताइए, कौन सा उपकरण है सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा, ये सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। अगर बात करें स्फिग्मोमेनोमीटर तो ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर इसी के द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर को याद रखिएगा विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। और बात करें दोस्तों ए मीटर की तो याद रखिएगा विद्युत धारा की माप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। चलिए फटाफट आंसर देंगे।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैस विषाक्त है? और यह 93.05 मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से बना है। ऑप्शन है एलपीजी, क्लोरीन, सीएनजी या फिर गोबर गैस। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन और एथेन के अंश से बना है कौन सा? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। ठीक है, जिससे गाड़ियां चलती हैं आजकल बहुत ज़्यादा सीएनजी से। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेसर, कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी फुल फॉर्म है। एलपीजी घरों में यूज होता है, सभी को पता है फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एतमाद दौला का मकबरा में स्थित है, बताइए, सोनीपत, आगरा, मुरादाबाद या फिर हैदराबाद। चलिए फटाफट आंसर बताइए, जो एतमाद दौला का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी हैं कमेंट जरूर है, कमेंट फटाफट बराबर करते रहिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। और आपको बता दूं जो एतमाद दौला का मकबरा है दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया था, और इसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच कराया गया था, याद रखिएगा। और किसने कराया था? तो नूरजहां ने, ठीक है, याद रखिएगा, नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक प्राणी नहीं है? ऑप्शन है खरगोश, शार्क, मगरमच्छ या फिर मेंढक। चलिए फटाफट आंसर देंगे, बताइए कौन सा है जो शीत रक्तक प्राणी नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, खरगोश जो है ये शीत रक्तक प्राणी नहीं है। तो शीत रक्तक किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, शीत रक्तक होता है एक गर्म रक्तक होता है। तो शीत रक्तक में और कौन से प्राणी आते हैं? तो याद रखिएगा, मछली आ जाता है, ठीक है, मछली, इसके अलावा उभयचर और सरीसृप, ये क्या आते हैं? शीत रक्तक प्राणी होते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है गर्म रक्तक प्राणी में देखिए हमारा भेड़ आ जाता है, बकरी आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, ठीक है, शेर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएंगे और स्तनधारी हो जाएंगे। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? तो ये गर्म रक्तक प्राणी होते हैं। अगला देखिए। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, सोनप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर नंदा प्रयाग। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने लाइक नहीं क्लास को अभी तक, तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, कर्णप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम है कर्णप्रयाग। आपको बता दो दोस्तों टोटल 5 प्रयाग हैं, कौन कौन से? तो देखिए, विष्णु प्रयाग हो जाता है एक हमारा हो जाता है नंद प्रयाग, एक हमारा हो जाता है कर्ण प्रयाग, एक होता है रुद्र प्रयाग, एक होता है देव प्रयाग, ठीक है, 5 होते हैं। और किस पे कौन कौन से संगम हैं? तो नदियां कौन है? तो देखिए, अलकनंदा, विष्णु प्रयाग पे अलकनंदा एंड धौलाग, ठीक है, धौली गंगा, याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग की बात के दोस्तों तो अलकनंदा एंड नंदाकिनी, ये याद रखिएगा। और कर्ण प्रयाग की बात के दोस्तों तो यहाँ पे अलकनंदा के साथ पिंडर गंगा, अभी आपको बताया है क्वेश्चन में, पिंडर गंगा। और रुद्र प्रयाग की बात के दोस्तों तो मंदाकिनी एंड अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। और देव प्रयाग की बात के दोस्तों तो भागीरथी, याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। ये सभी 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए,
खाली स्थान है को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है सब्जियां, फूल और फल उगाने, अंगूर की खेती, मछली प्रजनन या फिर रेशम कीट का पालन करने। चलिए बताइए किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, इन चारों में से आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जो अंगूर की खेती होती है दोस्तों उसे विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। और सब्जियां, फूल और फल उगाने को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर इसे कहते हैं सब्जियां, फूल और फल उगाने को। मछली कल्चर को सभी को पता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर इसे कहते हैं। और बात के दोस्तों रेशम कीट का पालन तो सेरी कल्चर, याद रखिएगा सेरी कल्चर रेशम और कीट के पालन को कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में उल्लेखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 अपेक्षा सुदूर पूर्व में है। चलिए बताइए, गॉडविन आस्टीन, कंचनजंगा, त्रिशूल या फिर माउंट एवरेस्ट। चलिए फटाफट आंसर देंगे, बताइए इन चारों में से 3 की अपेक्षा एक ऐसा है चोटी है, हिमालय की चोटी है जो सुदूर पूर्व में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8,565 नहीं 65 नहीं शायद 86 होगा ना, 8,586 मीटर, ठीक है, हाँ 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। और ये क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, याद रखिएगा विश्व का थर्ड लार्जेस्ट ऊंचा पर्वत चोटी है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा नेपाल एंड सिक्किम की बॉर्डर पर, ठीक है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर ये स्थित है। और ये ग्रेट हिमालय जो माउंट रेंज है उसका हिस्सा है। और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो याद रखिएगा कौन सी, तो कंचनजंगा। ऊंचाई कितनी है, तो 85-86 मीटर, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कौन सा राज्य है जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा जम्मू और जो कश्मीर है वो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में पहले स्थान पर है। अगर बात करें आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से, तो रांची झारखंड, ठीक है, रांची झारखंड है इसकी शुरुआत हुई थी। और आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य कार्ड जो है इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अस्पतालों में किया जाता है। अगला देखें, हजारीद्वारा महल कहाँ स्थित है, बताइए, असम, झारखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। हजारीद्वारी महल कहाँ पर स्थित है, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा जो हजारीद्वारा महल है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ किया है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, जैसलमेर, बकलोह या फिर औली। चलिए फटाफट आंसर देंगे। सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा जैसलमेर। याद रखिएगा जो अपने सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभ्यास है सुदर्शन प्रहार, इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया है। अगला देखिए, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव किस स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है तिरुपति, कोच्चि, सारनाथ या फिर श्रवण बेलगोला। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है यह त्यौहार, बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव इसका नाम है, किस स्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा श्रवण बेलगोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल या फिर गोवा। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बताइए
किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व पर्यटन संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैड्रिड याद रखिएगा। मैड्रिड कहाँ पर है? तो स्पेन में स्थित है मैड्रिड, इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, मैडम भीखाजी कामा ने 1960 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया था? ऑप्शन है स्टुअर्टगार्ट, म्यूनिख, बॉन या फिर बर्लिन। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। 1960 में इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा स्टुटगार्ट, ठीक है। स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा 1960 में पहली बार अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। अगला देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी है? चलिए बताइए, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र। चलिए फटाफट आंसर देंगे। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा गोवा, ठीक है। गोवा को 37वां राष्ट्रीय खेल का होस्ट बनाया गया है। अगर आपसे पूछे दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में हुआ था। और सबसे पहले स्थान पर फर्स्ट स्थान किसका था? याद रखिएगा फर्स्ट स्थान पर कौन था? तो सर्विसेज, याद रखिएगा सर्विसेज ये पहले स्थान पर था। इसने टोटल 61 गोल्ड जीते थे, ठीक है, याद रखिएगा 61 गोल्ड को जीता था। अगर हम बात करें इसका मोटो क्या था दोस्तों? तो मोटो था इसका गेट सेट गो, ठीक है, गेट सेट गो नहीं, गेट सेट प्ले होता, गेट सेट प्ले इसका मोटो था। और अगर आपसे पूछे पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा 1924 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। अगला देखिए, 1920 के दशक में भारत के किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग को आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1920 में हुआ था भारत के तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सभी का क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों मैंने आपको बताया 73 076 48 748, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस एग्जाम से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, क्लास होंगे, इसी के चैनल, इसी व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो थैंक यू, जय हिंद।